बस 2 मिनट रुक जाओ। मेरे ख्याल से अभी बच्चे जो है वो तरावी से फारिग नहीं हुए हैं, बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग बस 5 मिनट इंतजार करते हैं, 5 मिनट में हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ये कायनात ने सवाल किया है, कैश डेबिट फाइनेंशियल एसेट ओसीआई। सर इस एंट्री में हम फाइनेंशियल एसेट को कैरिंग अमाउंट पर डिस्पोज कर रहे हैं। सर ये बता दें ये कौन सा क्वेश्चन है कायनात? कैश डेबिट फाइनेंशियल। सर इस एंट्री में हमें फाइनेंशियल एसेट को कैरिंग अमाउंट करें। जी बिल्कुल। जो भी आपकी लास्ट अवेलेबल कैरिंग अमाउंट है आप उससे क्रेडिट कर रहे हो, और जितना कैश मिल रहा है और जितना फाइनेंशियल एसेट का कैरिंग अमाउंट है उन दोनों का डिफरेंस है आपका ओसी होगा। वालेकुम अस्सलाम मदिहा। बस हम लोग 5 मिनट इंतजार करते हैं। सही है, ग्रुप पे तुम लोग मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा सर, हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट सेशन में वी हैड अ डिस्कशन ऑन के सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो दो लास्ट सेशन गुजरे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से वापस बता दूं कि इस पर माही तजुर्बा आई थिंक ये 8 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा ये टॉपिक। तो बस जो मैं करवा दैट्स मोर। मेरे ख्याल से किसी बच्चे का स्पीकर जो है ना वो खुला नहीं है, तो प्लीज आप जो है ना मैं भी कॉल कर रहा हूँ, अगर किसी को अब पूछना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन अनम्यूट कर सकता है। सही है ना? अच्छा सर, विदाउट फर्दर डियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर हम लोगों ने लास्ट सेशन में सबसे पहले पढ़ा, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फिर हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से पढ़ा कि सर जो है फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि सर फाइनेंशियल एसेट जो है दो किस्म के होते हैं, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या फिर डेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आपने फॉर एग्जांपल एज उधार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है ना? तो दो किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स, दो तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी कंपनी में।
फिर हमने पढ़ा कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या डेट इन्वेस्टमेंट हो, आप कितने तरीकों से अपने फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई करोगे। तो सर हमने पढ़ा 3 तरीकों से जो है फाइनेंशियल एसेट्स, अब वो चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो, क्लासिफाई हो सकता है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है सर, आपका फाइनेंशियल एसेट या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख सकते हो, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख सकते हो। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब है आप इसको फेयर वैल्यू पर रखोगे विद द चेंज टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। 100 रुपए का एसेट है, अगर 110 का होता है या 95 का होता है, तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ रहा है दैट वुड बी चार्ज्ड इन पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब है सर आप फेयर वैल्यू पर रखोगे विद अ चेंज टू बी चार्ज्ड इन ओसीआई। ये मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं तुम लोगों को, जो कि 2 लास्ट सेशंस में हम लोगों ने करा है। अच्छा सर, फिर हमने बात की थी कि तीसरी कैटेगरी होती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हवाले से मैंने तुम लोगों को बोला था कि सर अभी तुम ये समझ लो कि जितने पे खरीदा था उसी को ही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आज की क्लास में हम लोगों के लिए आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सर IFRS 9 में, क्योंकि यहाँ हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को समझेंगे, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि भाई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है, क्या चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे बड़ा डिटेल में। अच्छा सर, फिर हम लोगों ने जो है बात की कि देखो सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसकी ये एक चार्ट मैंने बनवाया, इसमें कुछ मैंने तुम लोगों को थ्योरी भी लास्ट सेशन में लिखवाई। ठीक है ना, तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट मंजन भाई मारफानी है या फिर की पॉइंट्स तुम देख लो। तो सर उसमें सबसे पहले हमने बोला कि देखो यार, हम क्लासिफिकेशन जो है ना ऐसे कर लेते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होगी, या कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होगी, या कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी। इसी तरीके से हमने डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से किया कि कब डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होगी, कब डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होगी, और कब डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी। तो इस पर सर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कभी भी नहीं हो सकती। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कभी भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसकी लॉजिक बताऊंगा मैं आज की क्लास में। अच्छा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आएगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप लेट से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, स्टैंडर्ड बोलता है आपने बाय डिफॉल्ट उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में डालना है। अलबत्ता यू हैव एन ऑप्शन कि आप चाहो तो इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, मगर आपने 4 बातों का ख्याल रखना है। वो 4 बातें मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में लिखवाई थी। वो 4 बातें क्या थी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे उस वक्त रख सकते हो जब कंपनी ये साबित कर सके कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो शेयर्स कंपनी ने खरीदे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, कंपनी की ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, कंपनी डे 1 पे डिसाइड करेगी कि उसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है। नंबर 3, ये इररिवोकेबल ऑप्शन होगा, मतलब कंपनी ने एक दफा डिसाइड कर लिया कि भाई उसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर रखना है, तो फिर वो दोबारा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रीबट नहीं कर सकती। सही है। और कंडीशन नंबर 4, सर जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे, जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे, चाहे अनरियलाइज्ड हो रियलाइज्ड हो, सिवाय डिविडेंड इनकम के, वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे। तो सर ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने सारी बात की थी। अच्छा सर, फिर हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख के हमने डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो हमें समझ में आ गया कि सर कब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे। अब सर आप बताएं कि डेट इन्वेस्टमेंट को हम कब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे। तो इस पर मैंने तुम लोगों को 2 चीजें लिखवाई थी। एक तो था, मैंने बताया था बिजनेस मॉडल। पहले तो ये समझो कि ये 2 चीजें होती हैं, एक होता है बिजनेस मॉडल और एक होता है इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज। जो बच्चे आज नया ज्वाइन किया है जिन्होंने, या जिनकी लास्ट सेशन या लास्ट क्लास मिस हो गई थी, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ग्रुप पे डाले हुए हैं, वो देख लेना। सही है ना, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो तुम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि ये टॉपिक इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस वजह से रिवीजन करवा रहा हूँ। बस 2 मिनट और हम लोग पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास के अंदर हम लोग नया अहम तरीन टॉपिक पढ़ेंगे IFRS 9 का। अच्छा सर, अमाउंट डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करने से पहले हमने बात की कि यार वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस मॉडल ऑफ एनी कंपनी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लोज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। ये 2 टर्म्स हमने देखी थी। सर याद रखो, बिजनेस मॉडल किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंपनी का 3 किस्म का हो सकता है। या तो होल्ड टू कलेक्ट होगा, या होल्ड टू सेल होगा, या होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल होगा। ये 3 किस्म के बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी इस नीयत से कि वो बैठ के डिविडेंड खाएगी, तो मैं बोलूंगा कंपनी का बिजनेस मॉडल है होल्ड टू कलेक्ट। या कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी इस नियत से कि बैठ के डिविडेंड भी खाएगी और अगर उसको वक्त मिला तो वो बेच के, या अगर फॉर एग्जांपल प्राइस अच्छी आ रही हुई तो बेच के एग्जिट आउट कर जाएगी, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। और कंपनी इस नियत से खरीदती है, तीसरा मॉडल के कंपनी इसी नियत से खरीद रही है कि वो बेचेगी, तो हम कहेंगे कि ये होल्ड टू सेल है बिजनेस मॉडल। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि सर किसी भी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेनिटी। एक कैश फ्लोज होते हैं एसपीपीआई और एक कैश फ्लोज होते हैं नॉन एसपीपीआई। सर एसपीपीआई का मतलब क्या होता है? सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इन्वेस्टमेंट के जो कैश फ्लोज हैं वो एसपीपीआई हैं और कौन सी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज नॉन एसपीपीआई हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था कि सर याद रखो वो इन्वेस्टमेंट जिसके कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज आप कहते हो कि ऐसे इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज नॉन एसपीपीआई हैं। और सर वो ऐसे कैश फ्लोज, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक ना हो, तो उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज कहलाएंगे एसपीपीआई। इसके ऊपर हमने एग्जांपल भी की थी कि सर लेट से अगर हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है, अब सर डिबेंचर में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो डिबेंचर के ऊपर अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे आपको सूद मिलना ही मिलना है। तो मैं ये बोलूंगा कि डिबेंचर्स के जो कैश फ्लोज हैं वो एसपीपीआई हैं। अच्छा सर अगर लेट से आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो अब आपको पता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, बुरा परफॉर्म करेगी तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो शेयर्स के कैश फ्लोज, शेयर भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसके कैश फ्लोज नॉन एसपीपीआई हैं। लास्ट सेशन में हमने बात की थी। अच्छा सर फिर हमने बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो समझने के बाद हमने ये देखा कि सर डेट इन्वेस्टमेंट कब अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे और कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे, ये हमने देखा था। मैं क्विकली रिकैप करवा दूं सर, याद रखो अगर तो बिजनेस मॉडल कंपनी का होल्ड टू कलेक्ट है और उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं, तो आप ऐसी डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखोगे। सही है सर, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, अगर तो कंपनी का किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट है और उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं, ये तुम देख रहे हो ना अमोर्टाइज कॉस्ट, ये मैंने लास्ट सेशन में लिखवाया भी है और यहाँ एक तरीके से नोटिंग भी करवाई है, यस के आगे ये नोट 1 लिखा हुआ है, तो ये नोट 1 तुम यहाँ पढ़ लो। तो हमने पढ़ा कि सर अगर तो बिजनेस मॉडल किसी भी कंपनी का उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से होल्ड टू कलेक्ट है और उस इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखोगे। अच्छा सर अगर बिजनेस मॉडल कंपनी का होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है और कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं उस इन्वेस्टमेंट के, तो आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखोगे। और सर नंबर 3 कैटेगरी, रफ पेट दे दो ये तो। नंबर 3 कैटेगरी सर आसान सी चीज याद रखो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जो है वो कचरा कैटेगरी है, रेसिजुअल कैटेगरी है। डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से यू डोंट नीड टू वरी कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब रखेंगे। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो आपने बाय डिफॉल्ट उस डेट इन्वेस्टमेंट को कहाँ क्लासिफाई कर देना है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। तो सर ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सर एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है कि यू एक्चुअली इनकर सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जाहिर सी बात है ना कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है, से इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज या इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या इन द फॉर्म ऑफ एनी इंटरमीडिएरी फी। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हो, से आपने इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हो 5 रुपए की, तो सवाल ये पैदा होता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 105 रुपए पे बुक करोगे या 100 रुपए पे बुक करोगे? तो सर इसके ऊपर आसान सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, आसान सा मंजन याद कर लो। सर डेट इन्वेस्टमेंट हो या इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, आप क्लासिफिकेशन देख लो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लासिफाई हुई है अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो क्लासिफाई हुई है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, मुझे बताओ लेट्स से आपने एक इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की,
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे हो 5 रुपए की। जल्दी से बताओ, अगर अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई किया है, कितने पे इन्वेस्टमेंट को कितने पे कैरी करोगे? 100 पे, 110 पे? जल्दी से बताओ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 10 रुपए की, इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की, क्लासिफिकेशन है अमोटाइज कॉस्ट। ट्रांजेक्शन बताओ, इन्वेस्टमेंट को कितने पे रखोगे? 110 पे। जबरदस्त कायनात, जबरदस्त, दैट्स अप्रिशिएबल अलीशा, मदिया, जबरदस्त। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख रहा हूँ तो कितने पे रख करूंगा? जबरदस्त दानिश, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख रहा हूँ 110 पे। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रख रहा हूँ तो कितने पे करूंगा? 100 रुपए पर, और 10 रुपया एक्सपेंस आउट करूंगा। दैट्स रियली अमेजिंग ऑफ यू पीपल। चलो जबरदस्त। अब सर, आज यहां तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब आज हम एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर करने वाले हैं, सही है, जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर अमोटाइज कॉस्ट है क्या, अमोटाइज कॉस्ट होती क्या है। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो। बच्चों एक मिनट है, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आप लोगों से कि जो है, अब अमोटाइज कॉस्ट के हवाले से हम समझते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ना मैं ये बोलूंगा कि दिमाग को सुकून में रख के इधर मुतवज्जे हो जाओ, सही है। और कोई चीज समझ में नहीं आए, बिला झिझक मुझसे पूछ लेना। सर देखो, दो चीजें होती हैं। ये वन नोट की स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को? वन नोट की स्क्रीन चलो नजर आ रही है, चलो दैट्स गुड। सर ये लास्ट सेशन में हम लोग जो है कर चुके थे ये सारा का सारा। सर यही चीज आप लोगों को मैं जरा करवा देता हूँ। सर देखो, एक चीज याद रखो, बल्कि तुम लोग मुझे बताओ जरा सा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है? अगर इंट्रो मुझसे पढ़ा हुआ है तो जो है तुम्हें याद है, मैं तुम्हें बताता था, वो नाना के प्लॉट वाली एग्जांपल देता था कि देखो यार, दो किस्म की चीजें होती हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में। एक होती है लीगल फॉर्म और एक होती है इन सब्सटेंस, सही है। लीगल का मतलब क्या है भाई? लीगली जो है उस ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, और इन सब्सटेंस क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है उस ट्रांजेक्शन में। आपको पता है नॉर्मली, आइडियली, यूजुअली जो लीगल फॉर्म होती है वही इन सब्सटेंस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी है, मेरे नाम पर है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब्सटेंस उसका बेनिफिशियरी भी मैं ही हूँ। सिमिलरली अगर मैंने कोई घर खरीदा है और वो लीगली मैं उसका ओनर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसका बेनिफिशियरी भी मैं ही हूँ, मैं उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मैं ही ले रहा हूँ। नॉर्मली, यूजुअली, आइडियली जो लीगल फॉर्म होती है वही इन सब्सटेंस होती है। मगर बाजोकात अगर फॉर एग्जाम्पल घर मेरे नाम पर है मगर बेनिफिट कोई और ले रहा है, तो यहाँ इन सब्सटेंस बंदा कोई और है जो बेनिफिट ले रहा है, और लीगली बंदा कोई और है। तो हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सब्सटेंस की बेसिस पर करते हैं या लीगल फॉर्म की बेसिस पर करते हैं? जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो सब्सटेंस की बेसिस पर करते हैं या लीगल फॉर्म की बेसिस पर करते हैं? जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ। जबरदस्त। सब्सटेंस की बेसिस पर करते हैं,
सब्सटेंस की बेसिस पर करते हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज की बेसिस पे। दानिश ने बड़े अच्छी जबान में बात की। अच्छा, याद रखो, हम लीगल फॉर्म, जब भी लीगल फॉर्म में या इन सब्सटेंस की फॉर्म में कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो आप हमेशा जो अकाउंटिंग करोगे वो ऑन इन सब्सटेंस की बेसिस पर आप देखोगे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। सही है। तो सर अब याद रखो, याद रखो, याद रखो, या अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के केस में एक तो होता है एपेरेंट रेट, जिसको आप कूपन रेट भी बोलते हो, या एग्रीड रेट भी बोलते हो, या लीगल रेट भी बोलते हो, और एक होता है इफेक्टिव रेट। मैं मुश्किल जबान इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें एक इलस्ट्रेशन करवाता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी भर तुम लोग भूलोगे नहीं है इस इलस्ट्रेशन से। ये मार्कर इतना डार्क सही है या थोड़ा और डार्क करूं? व्हाट डू यू से पीपल? मेरे ख्याल से डार्क कर देता हूं थोड़ा। डिफरेंस बिटवीन, अब देखो तुम लोग सब ने मुझे जवाब देना है। इफेक्टिव रेट को आईआरआर भी बोलते हैं। सर लेट्स से तुमने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है, एक इन्वेस्टमेंट की है तुमने, से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, 1 2 3, ये प्रिंसिपल है, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तुमने, ठीक है, और उसके ऊपर जो तुम्हें इनकम होती है वो से होती है इंटरेस्ट इनकम, वो कूपन रेट जो है वो तुम्हारा 10% है। बल्कि मैं इधर इसको एक सिनेरियो बना देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, केस 1 से हम कायनात के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। कायनात परचेज्ड डिबेंचर्स कायनात ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, 10% का सूद कायनात को मिलेगा, और डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपया है, और 3 साल टेन्योर है, 3 साल तक कायनात सूद खाएगी, उसके ऊपर इनकम जो है वो अर्न करेगी, और 3 साल बाद अपने पैसे लेके जो है एग्जिट आउट कर जाएगी। अब सर जरा समझना, मेरा जो कूपन रेट है, जो एग्रीड रेट है, तुम लोग बचपन में FR1 और इंट्रो अगर माशाल्लाह तुम लोग पढ़ के आए हुए हो, तो तुम्हें याद होगा कोई भी लोन के बराबर में या इन्वेस्टमेंट के बराबर में रेट लिखा हुआ होता है, वो कहलाता है कूपन रेट। अब सर जरा मैं एक सिंपल सा, एक बड़ी मासूमाना एक मैं ये कैलकुलेशन अगर करूं, तो मैं बोलता हूं 3 साल। तुम लोग मुझे बताओ, कायनात ने 3 साल तक कितने रुपए लगाए? 100 रुपए लगाए, हर साल 100 रुपए लगाए हुए थे। बताओ पहले साल पे कायनात को इंटरेस्ट इनकम कितनी मिलेगी, जल्दी से बताओ। 100 के ऊपर 10%, 10 रुपया, ऐसा ही है। फिर दूसरे साल भी 100 पे 10%, 10 रुपया, और तीसरे साल भी 100 पे 10%, 10 रुपया। तो सर टोटल कायनात ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, अगर मैं एवरेज रेट निकालूं तो 300 रुपए लगाती है 3 सालों में, यानी हर साल 100 रुपया, तो उसको 300 रुपए पर 30 रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार एवरेज रेट या इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कायनात को अर्निंग कितनी हो रही है, इफेक्टिवली जो कायनात अर्न कर रही है वो कितने परसेंट कर रही है? 10%, ऐसा ही है। सर इस केस में आपका जो कूपन रेट है, जो लीगली डिसाइड हुआ है, और जो इफेक्टिवली कायनात अर्न कर रही है, वो दोनों सेम है। ऐसा ही है बच्चों। कोई कीड़े, अगर थोड़ा सा भी इशू है प्लीज मुझसे बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिंदगी भर दुआएं दोगे तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो। वी आर डिस्कसिंग सर द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड इफेक्टिव रेट। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ। रिपीट कर। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर, देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 2 किस्म की आपको जो है रेट आपके सामने आ रहे होते हैं।
दो किस्म के, एक होता है कूपन रेट और एक होता है इफेक्टिव रेट। कूपन रेट वो रेट होता है जो आपके और बोरोवर के दरमियान एग्री हुआ है। इफेक्टिव रेट वो रेट होता है जो एक्चुअली आपको पैसे इनकम के नाम पर मिल रहे हैं। नॉर्मली जो कूपन रेट होता है वही आपका इफेक्टिव रेट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एग्री किया है आपने जितनी इनकम आपको उतना ही मिलेगा। मगर बाज़ औक़ात आपका कूपन रेट और इफेक्टिवली जो आपको मिल रहा है उन दोनों में फर्क होता है। तो अभी मैंने एग्जांपल करवाई जिसके अंदर कूपन रेट और इफेक्टिव रेट सेम था। कूपन रेट 10% एग्रीड था और हमें 10% के हिसाब से ही मिल रहा था। भाई आपने हर साल 100 रुपए लगाए, सही है, पहले साल 100 रुपए लगाए रखे, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए, तो पहले साल पे 100 के ऊपर 10% आपको 10 रुपया मिला। फिर दूसरे साल भी 10% 10 रुपया मिला, तीसरे साल भी 10% 10 रुपया मिला। तो इफेक्टिवली जो आपको मिल रहा था वो 300 रुपए पर 30 रुपया मिल रहा था, इफेक्टिवली 10% ही मिल रहा था। मतलब इस केस में जो आपका कूपन रेट था वही आपका इफेक्टिव रेट था। अब बाज़ औक़ात कुछ सिनेरियोज में जो आपका कूपन रेट होता है इफेक्टिव रेट उतना नहीं होता, इफेक्टिव रेट डिफरेंट होता है। सर वो कैसे? अभी एग्जांपल करवाता हूं। ये केस 2 देखो तो इंशाल्लाह तुम्हारा ईमान और पक्का होगा। कायनात परचेज, ये वाला केस देखना तो तुम्हारा ईमान पक्का हो जाएगा। 10% डिबेंचर्स ₹100 टू बी रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब ये कायनात को पैसे वापस मिल जाएंगे एट प्रीमियम ऑफ ₹15। टेन्योर। अच्छा एक बात तो बताओ, जरा एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। तुम अगर 100 रुपए लगाते हो, तुम्हें सूद बोल के पैसे ना मिले, तुम्हें बोला जाए तुम्हें प्रीमियम पे रिडीम होगा, तुम्हें 100 रुपए तुम लगा रहे हो तो तुम्हें 115 रुपए मिलेंगे। तो मैं अगर तुमसे पूछूं मुझे बताओ तुम्हें फायदा कितने का हो रहा है, मैं बोलता हूँ बस 15 रुपए का प्रीमियम तुम्हें मिलेगा जब रिडीम होंगे। तो ये जो 15 रुपया है वो मेरी इनकम है या नहीं है? क्या जरूरी है कि मैं उसे सूद ही बोलूं? नहीं सर, वो भी मेरी इनकम है, आप नाम जो भी दो, प्रिंसिपल के ऊपर जो भी आपको ओवर एंड अबव मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है। तो ये चीज समझ लो कि इनकम होने के लिए सूद का होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी नाम से मिल सकती है। सर इनकम क्या होगी? जो भी आपने पैसा लगाया है उसके ऊपर ओवर एंड अबव आपको जो भी मिलेगा वो आपकी इनकम होगी। मानते हो या नहीं मानते? अगर कोई भी तुमसे पूछे कि सर तुम्हारी इनकम, इन्वेस्टमेंट पर इनकम क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे? भाई जितना लगा रहा हूं ना उसके ऊपर जो भी मिल जाए। अब चाहे वो किसी भी नाम से हो, वो प्रीमियम के नाम से हो, मार्कअप के नाम से हो, आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट के नाम से हो, फाइनेंस इनकम के नाम से हो, वट एवर यू से, वो आपकी इनकम है। इधर तक क्लियर है या नहीं है? या दूसरी जबान में मदिया ने बोला पार वैल्यू के ऊपर जो भी मिले, जी बिल्कुल, पार वाली से ऊपर जो भी मिले वो इनकम है। अच्छा अब सुनना ये वाला केस सुनना। अब इस केस के अंदर जरा हम प्लॉटिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रिंसिपल कितना है और हमें मिल कितना आ रहा है। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, कायनात ने 3 साल के लिए 100 रुपए लगाए। मेरे साथ रहना। कायनात ने पहले साल कितने लगाए जल्दी से बताओ? 100 रुपए। और कायनात को 100 पर 10% कितना मिला होगा? 10 रुपया। दूसरे साल फिर 100 रुपए लगाए, 10% के हिसाब से 10 रुपया। तीसरे साल अब कायनात ने लगाए तो 100 रुपए, मगर कायनात को 10 रुपए का इंटरेस्ट के नाम से इनकम मिल रही है और 15 रुपए का इजाफी प्रीमियम भी मिल रहा है। तो कायनात को इफेक्टिवली 10 रुपया प्लस 15 रुपया, तीसरे साल में कायनात को 25 रुपया मिल रहा है। सर क्यों? क्योंकि भाई एक तो सूद के नाम पे 10 रुपया मिलेगा और जब रिडीम होगा तो 100 की जगह 115 रुपया होगा, तो 15 रुपए और भी मिल रहे हैं। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कि इफेक्टिवली कायनात से अगर कोई पूछे कि तुमने 3 साल में 100 रुपए लगा के 100 रुपए लगा के, मतलब 3 सालों में 300 रुपए लगा के तुमने कमाया कितना, तो कायनात बोलेगी मैंने 10 3 सालों का सूद और 15 रुपए का प्रीमियम, मैंने कमाया 45 रुपया। अब अगर तुम 45 को डिवाइड करो 300 से तो जल्दी से बताओ इफेक्टिव रेट कितना आता है? जल्दी से डिवाइड करो, इफेक्टिव रेट कितना आता है? जल्दी से डिवाइड कर लो, इफेक्टिव रेट कितना आता है?
हाँ 15%। अब तुम देख रहे हो यहां जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का एग्रीड रेट है, कूपन रेट जो है वो तो 10% है, मगर जो तुम्हारा इफेक्टिव रेट है वो कितने परसेंट है? 15%। मानते हो या नहीं मानते? अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि देखो कूपन रेट और इफेक्टिव रेट में फर्क क्या है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं, देखो कूपन रेट और इफेक्टिव रेट में फर्क क्या है। मुझे बताओ, केस 2 क्लियर है? किसी के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े हो मुझसे बात करो, थोड़े से भी कीड़े हो मुझसे बात करो प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं सर, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक कूपन रेट होता है जो एग्रीड होता है, और एक इफेक्टिव रेट होता है जो एक्चुअली आपको मिल रहा होता है। Normally, ideally, usually both should be same, but in some scenarios coupon rate might differ from the actual rate or effective rate. सर एक और केस कर लेते हैं ताकि तुम्हारा ईमान जो है और पक्का हो जाए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि दूसरों के भले के लिए इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो जल्दी से। एक और केस करें। तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी है तो आगे बढ़े। चलो अब केस 3 करते हैं। अब ये तुम लोगों ने बताना है, मेरे साथ रहना है, पार्टिसिपेट करना है। केस 3 सर से कायनात ने परचेज्ड 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स, ये कूपन रेट बता रहा है कि भाई इसके ऊपर जो एग्रीड रेट है ऑफ ₹100 टू बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट ऑफ रुपीज से 10, या 10 नहीं करो, ₹15। इसका मतलब ये है कि कायनात को जब पैसे मिलेंगे प्रिंसिपल, तो वो ₹100 नहीं मिलेंगे, 100 में से 15 माइनस करके ₹85 मिलेंगे। कायनात को ₹100 नहीं मिलेंगे, ₹85 मिलेंगे। सर ऐसा क्यों? भाई बाजुकात होता है, कंपनीज होती हैं उनकी गुडविल बहुत ज्यादा होती है, जैसे यूनिलीवर है। यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तरसते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगर यूनिलीवर ने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यूनिलीवर अपने टर्म्स पे जो है वो डिबेंचर्स इशू करेगा। तो लोग तो बोलेंगे कि भाई वो डिस्काउंट पे भी देती है, कोई मसला नहीं है, हमें कुछ तो मिल रहा है ना। इस बुरे हालात में, अनसर्टेनिटी में, जहां हमारा जो पैसा है वो भी डूब जाए, इससे बेहतर चले हमें 10 की जगह ₹5 मिल तो रहे कम से कम। तो सर अब हम इसकी जरा प्लॉटिंग करें। मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूं प्रिंसिपल और इनकम, जल्दी से बताओ। पहले साल में कंपनी कायनात ने ₹100 लगाए और इनकम भी कितनी मिली? 100 पर 10%, ₹10। दूसरा साल फिर ₹100, ₹10। तीसरे साल कायनात को ₹10 इंटरेस्ट के नाम पे मिले होंगे, मगर डिस्काउंट के नाम पे ₹15 चले गए होंगे, यानी कायनात को ₹100 की जगह ₹85 मिल रहे होंगे, तो इफेक्टिवली ₹15 कायनात के पास से जा रहे होंगे। ऐसा ही है ना? ₹15 जा रहे, तो इफेक्टिवली तीसरे साल में कायनात के पास से ₹5 चले गए। सही है ना? भाई देखो, कायनात को क्या था, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो कायनात को ₹100 मिलते हैं, मगर कायनात को बोला जा रहा है भाई तुम्हें सूद तो मिलेगा, मगर तीसरे साल के एंड पर तुम्हारे प्रिंसिपल में से तुम्हें ₹15 कम मिलेंगे। तो अगर कोई कायनात से पूछे कि भाई बताओ इफेक्टिवली तुम्हें मिला कितना है, तो कायनात बोलेगी मुझे इस ₹300 की इन्वेस्टमेंट पर मुझे मिले हैं ₹15। तो इफेक्टिवली अगर कायनात का हम रिटर्न देखें, तो कायनात ने कमाया कितना है? 15 को डिवाइडेड बाई 300 करो, कितना आ रहा है? 5%। हाँ जबरदस्त। तो सर इस केस के अंदर कूपन रेट, इस केस में कूपन रेट तुम्हारा ज्यादा है और तुम्हारा इफेक्टिव रेट जो है वो कम है। अच्छा, इफेक्टिव रेट को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? IRR बोलते हैं। इफेक्टिव रेट को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? IRR बोलते हैं। IRR का फुल फॉर्म क्या है? इम्प्यूटेड रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव रेट को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? IRR।
सर मुझे बताओ कूपन रेट और इफेक्टिव रेट, ये आईआरआर में तुम लोगों को फर्क क्लियर है? मुझे बताओ कूपन रेट और इफेक्टिव रेट में क्या तुम दोनों, आप लोगों को फर्क क्लियर है? प्लीज। कोई भी दिमाग में कीड़े, कोई कोई फतूर? जबरदस्त जबरदस्त, चलो दैट्स अमेजिंग दैट्स अमेजिंग। अब सर एक चीज याद रखो, दो चीजें होती हैं अकाउंटिंग में, एक होती है इनकम और एक होता है इनफ्लो। याद रखो जितनी इनकम होती है उतना ही इनफ्लो होता है, जितनी इनकम होती है उतना ही इनफ्लो होता है, मगर बाज़-औक़ात जितनी इनकम होगी जरूरी नहीं है उतना ही इनफ्लो हो, इनफ्लो कम या ज्यादा भी हो सकता है। सही है ना सर? दो चीजें याद रखो, एक है इनकम, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल एसेट के केस में, फाइनेंस में लिख भी देता हूं, फाइनेंशियल एसेट के केस में दो चीजें होती हैं, एक होती है इनकम जो आप अर्न कर रहे हो, और एक होता है इनफ्लो या जिसको मैं बोलूंगा कैश फ्लो। याद रखो याद रखो याद रखो, फाइनेंशियल एसेट के केस में जो इनकम बुक होगी वो हमेशा इफेक्टिव रेट या आईआरआर की बेसिस पर होगी, इफेक्टिव रेट या आईआरआर की बेसिस पर होगी। इलस्ट्रेशन करवाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इनकम जो बुक होगी वो आईआरआर की बेसिस पर होगी, और जो तुम्हारा इनफ्लो या कैश फ्लो बुक होगा वो कूपन रेट की बेसिस पर बुक होगा। मानते हो या नहीं मानते? ये याद कर लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इनकम हमेशा आईआरआर की बेसिस पर बुक होगी, और जो तुम्हें इनफ्लो हो रहा होगा वो हमेशा कूपन रेट की बेसिस पर होगा। और याद रखो कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, और इफेक्टिव रेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगता है। अभी इसको बस एब्जॉर्ब करते जाओ, इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी इसको एब्जॉर्ब करते जाओ, एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया हो तो आगे बढ़े। चलो सर अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जे रहें। अभी आप लोगों ने कॉपी करना है, सही है ना? और बहुत गौर से सुनना है। अच्छा सर एक और चीज बता दूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तुम्हें अब पेपर में निकालना नहीं होगा, ये तुम्हारा एमएफए या बीएफडी का पेपर नहीं है, सवाल में दिया हुआ होगा। सही है ना? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तुम्हें निकालना नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ होगा।
सर एक केस बनाया है, HM इन्वेस्टेड ₹1,00,000 इन 10% डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 5 years। इफेक्टिव रेट जो है वो 10% है, सही है ना, मतलब कूपन रेट भी 10% है, इफेक्टिव रेट भी 10% है। रिक्वायर्ड है हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, एंट्रीज बनानी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। सर ये एक नई टर्म हमने सीखी है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, ये होती क्या है बताता हूँ, होला हाथ रखो। सर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जो होती है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रहा होता है हर साल। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कुछ नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रहा होता है हर साल। तो सर स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम बनाएंगे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। हाथ में सब कैलकुलेटर लिए हुए होंगे। ओपनिंग, इंटरेस्ट इनकम, रिसीट्स, क्लोजिंग। सर कितने सालों का बनेगा? 5 सालों का। 1 2, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रिडेम्पशन 5 साल की जगह कर देता हूँ 3 साल, टाइम बचेगा हमारा। रिडेम्पशन 3 सालों में हो रही है, सही है, रिडेम्पशन 3 सालों में हो रही है। हेलो तुम सलाम शिजा ना, मुझे 11:30 बजे कॉल कर। ओके ओके ओके। अच्छा सर जल्दी से बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,00,000। इनकम, इनकम की कौन से रेट की बेसिस पे बुक करोगे? IRR। IRR हमें पता है कितने परसेंट है? 10%। और मजे की बात ये, इस केस के अंदर जो कूपन रेट है वो भी 10% है। सर 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। और आपको पता है कि सर इनकम की वजह से आपका, अगर लेट से आपने किसी को पैसा दिया हुआ है 1,00,000, आपको इनकम होती है 5,000, तो आप क्या बोलोगे? आपके टोटल पैसे कितने हो गए? 1,05,000। अब जब वो आपको 5,000 पे कर देगा तो आप क्या बोलोगे? आपकी इन्वेस्टमेंट वही 1,00,000 रह गई। तो सर आपने जब 10% की, आपको 1,00,000 के ऊपर 10% के हिसाब से पैसे मिले, तो आप बोलोगे कि भाई 10,000 रुपए मुझे मिल गए तो मेरी इन्वेस्टमेंट इतने से कम हो गई। भाई बड़ी आसान सी चीज है ना, आपने किसी को 1,00,000 रुपए दिए हैं, उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1,10 हो गई। अब वो 10 आपको पे कर देता है तो आप क्या बोलोगे? आपकी इन्वेस्टमेंट फिर 1,00,000 हो गई। तो क्लोजिंग कितना हो गया? 1,00,000। फिर यही जो क्लोजिंग है वो ईयर 2 का ओपनिंग बन गया। फिर इसके ऊपर आपने 10% का सूद कमाया, फिर आपको रिसीव हो गए 10,000, तो आपका क्लोजिंग हो गया 1,00,000। फिर आपने 10%, 1,00,000 रुपए ये ओपनिंग हो गया, फिर 10% का सूद कमाया। सर इस केस के अंदर इफेक्टिव रेट और कूपन रेट सेम है, फिर आपको 10,000 रुपए मिल गए। अच्छा अब आपको ईयर 3 में 10,000 नहीं मिलेंगे, ईयर 3 में आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा, 1,10,000 मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? 0। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? सर एंट्रीज पास करवा दें भाई। ईयर 0 पे जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से सर? 1,00,000 से, ऐसा ही है। और फिर हर साल आपने एक एंट्री पास की है, ईयर 1, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 10,000 10,000। ईयर 2 में भी आपने यही एंट्री पास की, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 10,000 10,000। ईयर 3 में कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और फिर ईयर 3 में आपको आपके पैसे वापस मिल गए, रिडीम हो गए। तो ईयर 3 में आपने एक और एंट्री पास की, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, कितने से? 10,000। अब सर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना देता हूं तुम लोगों के लिए। अगर लेट से आप SOCI बनाते हो तो SOCI में क्या जाएगा? एक्सट्रैक्ट्स 1 2 3। आपको पता है ना SOCI में इनकम जाती है, SOCI में इनकम जाती है, हर साल 10,000 की इनकम जाएगी।
सही है ना, 10,000। आपको पता है एसओएफपी में क्या जाता है, क्लोजिंग बैलेंस जाता है, क्लोजिंग बैलेंस जाता है एसओएफपी में 0 1 2 3। ईयर 0 पर जब आपने पैसे लगाए, अच्छा रुपीज इन थाउजेंड में खेल रहा हूँ जगह बचाने के लिए, 1 लाख। ईयर 1 पे भी 1 लाख, ईयर 2 पे भी 1 लाख, ईयर 3 पे 0 हो गया। सर ये कहाँ से आया, ये रहा क्लोजिंग, ये रहा यहाँ से आया। तो सर आपने 100 रुपया क्यों लिखा है, रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा तुम लोगों की खातिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी जो है मैं एक्सट्रैक्ट बना लेता हूँ। पता है ना, कैश फ्लोज या इनफ्लोज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं, और जो इनकम या एक्सपेंस होता है वो एसओसीआई में जाता है। 3। सर ये कितना है, ईयर 1 में 10 रुपए मिले, ईयर 2 में 10, और ईयर 3 में 110। सही है ना, सारा का पैसा भी रिडीम हो गया होगा ना। अच्छा एक चीज, ईयर 3 में मैंने एक एंट्री जो है ये इन्वेस्टमेंट की जो है वो 1 लाख से लगनी थी, मैंने जल्दबाजी में 10 से लगा दी, तो इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। सर क्लियर है आपको कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो किस तरीके से, सर इन्वेस्टमेंट 1 लाख से रिटर्न होगी ना, हाँ बिल्कुल कायनात, बिल्कुल ये बिल्कुल जो है ईयर 3 की एंट्री बता देते हैं। ईयर 3 की एंट्री सर बता दें। देखो बच्चा, आपने जो है जब 1 लाख रुपए किसी को दिए 10% के सूद पे 3 साल के लिए, तो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे साल के एंड पर आपको जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वापस भी मिलेगी। तो ये ईयर 3 के एंड पे ये 1 लाख रुपया दैट वाज अ टाइप। सर क्लियर है ये इलस्ट्रेशन क्लियर है। सर इस इलस्ट्रेशन में आपका कूपन रेट और आपका आईआरआर सेम था। अच्छा अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं इसमें। अब मैं कूपन रेट और आईआरआर में डिफरेंस ला रहा हूं। सही है ना, अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, और अब आपने एसओसीएफ के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है। आपको जितने पैसे मिल रहे थे ना आपने वो बता दिए हर साल। ईयर 1 में कायनात आपको देखो रिसीट कितने की हुई है। अच्छा देखो एक चीज समझो, ये जो अमोटाइजेशन स्केड्यूल है ना, इसका बनाने का फायदा क्या होता है। इस अमोटाइजेशन के अंदर ये जो इनकम आ रही होती है ना, ये देख लो, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अमोटाइजेशन स्केड्यूल के अंदर ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है ना, ये कहाँ चार्ज होती है, ये पीएनएल में चार्ज होती है। और ये जो रिसीट्स आ रही होती है ना, ये कहाँ चार्ज होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आती है। और ये जो क्लोजिंग है ये कहाँ आ रहा होता है, ये क्लोजिंग आपका बैलेंस शीट में आ रहा होता है। सही है, ये सर ये कहाँ रेप्लिका किया है, ये यहाँ। सर ये रिसीट्स कहाँ आई हैं, ये यहाँ आई है एसओसीएफ में। और ये इनकम कहाँ आई है, ये एसओसीआई में। तो अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाने का फायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी फिगर्स आएंगी। सही है, इसकी तस्वीर लेनी है तो जल्दी से ले लो और ग्रुप पे डाल दो, फिर आगे बढ़े। सर तस्वीर ले ली है तो प्लीज ग्रुप पे डाल दो, फिर आगे बढ़े। आनिया तुम भी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। अच्छा सर आगे बढ़े। थैंक यू दानिश। अच्छा सर अब मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस इलस्ट्रेशन। इसमें तुम लोगों का दिमाग खुलेगा और तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा और कंफ्यूजन भी आएंगी। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 2।
सर शुरू हो जाओ, सर शुरू हो जाओ। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना के दो, जो अभी बनाया है हमने। नंबर 2, एंट्रीज बना के दो 5 सालों की। नंबर 3, एक्सट्रैक्ट्स बना के दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। शाबाश। अच्छा, मैं टिप ऑफ द डे, आपकी जो इनकम बुक होगी वो आईआरआर की बेसिस पर होगी, और जो रिसीट्स बुक होंगी वो कूपन रेट की बेसिस पर होंगी। अच्छा सर, इस केस में तो आपका रेट अलग है, तो जो डिफरेंस आएगा उससे क्या होगा? भाई देखो, इनकम जो है ना वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में प्लस होती है और रिसीट माइनस होती है, तो जो भी डिफरेंस होगा उससे आपका क्लोजिंग बढ़ जाएगा। सर अटेम्प्ट कर रहे हो? सर ट्राई कर रहे हो? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपने भले के लिए जल्दी जल्दी करो अटेम्प्ट। अच्छा, ये मैंने हैंडआउट्स वगैरह तुमसे ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किए मैं, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे फिर मांग ले, तो मैं दे दूंगा। शाबाश, जल्दी जल्दी सबसे पहले अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओ, फिर एंट्रीज पास करो, फिर एक्सट्रैक्ट जो है वो पास करो। एक्सट्रैक्ट्स बनाओ जो भी हमने ऊपर बनाए थे, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे।
सर हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी भलाई के लिए साथ साथ अटेम्प्ट करना भी शुरू करो प्लीज। सर आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 1 लाख की। 1 लाख पे इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे 11.587% के हिसाब से तो कितना आ रहा है? 11,587। रिसीट्स आपको 10% के हिसाब से होंगी। 1 लाख पे 10%, 10,000। तो सर क्लोजिंग कैसे आएगा? अगर मैं बोलता हूँ ओपनिंग है ए, इंटरेस्ट इनकम है बी, रिसीट्स हैं सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, 1,01,587। क्लियर है बच्चों? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफेक्टिव रेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है और कूपन रेट फेस वैल्यू पर लगता है। फेस वैल्यू क्या है? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग क्या है? हर साल का ओपनिंग। क्लियर है बच्चों? चलो दैट्स अमेजिंग। फिर यही तुम्हारा क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया। 101,587। बताओ 101,587 पे रेट लगाओ। 11.587% लगाओ लगाओ। ईयर टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगाओ ना। 1171। आपको जो रिसीट हो रही होंगी वो तो कूपन रेट के हिसाब से 10,000 ही हो रही होंगी। तो ये कितना बन गया क्लोजिंग? जल्दी से बताओ क्लोजिंग कितना है, जल्दी से बताओ। वन जीरो थ्री 358। इसी तरीके से फिर ये ईयर 3 का ओपनिंग बन गया 103,358। इंटरेस्ट लगाओ। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखो, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे ना फिर फायदा नहीं होगा। कैलकुलेट करके जो है वो मुझे बताओ। आईआरआर आपने आउटस्टैंडिंग पे अप्लाई किया, कूपन रेट के हिसाब से आपने रिसीट जो है वो बुक करी। क्लोजिंग बताओ कितना है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि सर आईआरआर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे अप्लाई होता है और कूपन रेट फेस वैल्यू पर अप्लाई होता है। बताओ इंटरेस्ट इनकम कितनी है? ये सिर्फ एक दानिश ही बता रहा है, बाकी सब लगता है नेपाल चले गए। 12,205। 10,000। क्लोजिंग कितना है? 107,539। और ये ओपनिंग बन गया 107,539। अब तुम ये देखना, सर हमें रिडीम जो होना था वो 10% प्रीमियम पे होना था ना। तुम देखना इस स्केड्यूल की वजह से जो हमने बनाया ये 5वें साल पे जाके जो है 1,10,000 बन गया होगा। 12,461। 1,20,000 नहीं होगा, 1,10,000 होगा दानिश। 1,10,000 होगा बच्चा। तुम देखो मुझे रिडीम कितना करना था, पे कितना करना, वो मुझे मिलना कितना था? 1,10। तो देखो ये 1,10 पे क्लोजिंग आ गया। अच्छा, यू वुड अप्रिशिएट मेरे साथ रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने के लिए जा रहा हूं मैं।
सर मेरे साथ रहना, मुझे बताओ इफेक्टिवली तुम्हें कितने मिलने थे। अगर कोई तुमसे पूछे इफेक्टिवली कितने मिलने थे, तुम्हें इनकम के नाम पे 60,000 मिलने थे, हर साल 10-10% के नाम पे सूद और एंड पे 10% का प्रीमियम। यू वुड अप्रिशिएट कि ये जो तुम इनकम है इसको अगर तुम एडअप करोगे इनकम को ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, तो ये देखो तुम्हारा 60,000 ही बनेगा, और ये जो रिसीट्स हैं ये 50,000 ही बनेगी। हमने यही किया था ना, इफेक्टिवली तुम्हें मिल कितना आ रहा है, 60,000 मिल रहा है, मगर अपेरेंटली लीगली तुम्हें कितना मिल रहा है, 10% का सूद मिल रहा है। तो अब पता चल गया कि भाई हम इनकम जो बुक करते हैं वो इफेक्टिव रेट पर करते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली मुझे 60,000 की इनकम हो रही है, 50,000 सूद के नाम पे और 10%, 10,000 प्रीमियम के नाम पर। क्लियर है बच्चों? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्लियर है? चलो जबरदस्त। अब सर मेरे साथ रहो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सर कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में फर्क क्या है। सर अगर तो आईआरआर और कूपन रेट में फर्क होता है ना, तो उन दोनों की वजह से जो रिवाइज कॉस्ट आती है, दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सर कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कब फर्क नहीं होगा, जल्दी से बताओ, कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कब सेम होगी? जब कूपन रेट और आईआरआर सेम होगा। सर कॉस्ट और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कब फर्क होगा? जब कूपन रेट और आईआरआर में फर्क होगा। आई होप आपको क्लियर है। ये इंशाल्लाह अभी तुम इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही बातों कर रहे होते हैं ये बिग फोर वाले, कि भाई अमोर्टाइज कॉस्ट और कॉस्ट में फर्क क्या है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई कॉस्ट जो है वही हमें सर जो कॉस्ट होती है जितने पे खरीदा होता है वही अमोर्टाइज कॉस्ट होती है। नहीं नहीं, कूपन रेट और आईआरआर में अगर फर्क हो तो अमोर्टाइज कॉस्ट और कॉस्ट में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि आईआरआर के हिसाब से इनकम बुक हो रही होती है, मगर रिसीट्स बुक होती है कूपन रेट के हिसाब से। सही है ना? तो नॉर्मल इंटरव्यू में ये सवाल होता है कि भाई कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट कब सेम होगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? जब कूपन रेट और इफेक्टिव रेट या आईआरआर सेम होगा। अच्छा सर, इसकी एंट्रीज बनवा दूं? एंट्रीज बनवा दूं? यस सर, एंट्रीज देख लो। ईयर 0, अच्छा रुपीज इन 1000 खेल लें या नहीं? चलो तुम लोग जो है पूरा ही लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, कैश क्रेडिट 1 लाख से, सही है। फिर ईयर 1 पे तुम्हें कैश कितना मिल रहा है? 10,000। तुम इनकम कितनी बुक कर रहे हो? 11,587। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या बढ़ रही है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। देखो ना, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हर साल बढ़ रही है, कितने से? 1,587। सही है बच्चों? सर मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट का फर्क जो होता है वो आईआरआर और कूपन रेट के डिफरेंस की वजह से आ रहा होता है। दानिश ये देख रहे हो, तुम्हारा ओपनिंग जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी, अमोर्टाइज कॉस्ट ये जो क्लोजिंग है वो 1 लाख 1 क्यों हुई है? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम और रिसीट्स में फर्क है। अगर इन दोनों में फर्क नहीं होता, इन दोनों के रेट में फर्क नहीं होता, तो तुम्हारी कॉस्ट और क्लोजिंग कॉस्ट या अमोर्टाइज कॉस्ट सेम होती। सर ईयर 2, कैश डेबिट 11,771,
जी सर क्लियर है, एंट्रीज क्लियर है, किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई परेशानी एंट्रीज के हवाले से? फील फ्री टू डिस्कस। एंट्रीज क्लियर है सर, प्लीज। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। एक्सट्रैक्ट्स बना लें। अच्छा बताते हो इंटरेस्ट इनकम हर साल कितनी कितनी बुक होगी, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से देख के बताते हो। 11,587, 11,771, 11,976, 12,005, 12,461। 1,00,000, 1,01,587, 1,03,358, 1,05,334, 1,07,539 और ये आ जाएगी 0। कोई मुझे बताएगा ईयर 5 पे मैंने 0 क्यों लिखा है? इधर से बंद कर दो, रिमोट से बंद कर दो, खोल दो ना फिर मैं सर ईयर 5 पे मैंने 0 क्यों लिखा है एसओएफपी में? हाँ जबरदस्त, रिडीम हो जाएगी, दैट्स रियली अमेजिंग। सर एसओसीएफ बना लेते हैं। पहले साल में कितना, 10,000 मिला, फिर 10,000 मिला, फिर 10,000 मिला, फिर 10,000 मिला और फिर 5वें साल में 1,10,000। क्लियर है बच्चों? इसकी भी तस्वीर लेके प्लीज ग्रुप पे डाल दो सो दैट वी कैन मूव ऑन। आगे बढ़े। आई एम श्योर आप लोगों को कूपन रेट और आईआरआर में फर्क पता चल गया है। एक और क्वेश्चन करें। अब एक काम करते हैं, डिस्काउंट के साथ करते हैं जिसमें इफेक्टिव रेट आपका कम होता है, फिर पता चलेगा आप लोगों का दिमाग चलता है या नहीं चलता। नहीं करना, डिस्काउंट के साथ नहीं करना दानिश।
जी आज थर्ड क्लास है। चलो सर अटेम्प्ट करो। सब कुछ वही है, बस प्रीमियम की जगह डिस्काउंट डाल दिया है, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव रेट कम हो गया है। सर ये क्या लिखा है, 1 लाख रुपया लिखा था, मैं वापस लिख देता हूँ। शाबाश, बना के दो मुझे जल्दी से। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे बच्चा, टाइम का मुकाबला सर।
हाँ भाई मैं करवाऊँ, ये कर लिया। मैं करवाऊँ, मैं करवाऊँ, ये कर रहे हो? चलो दैट्स अमेजिंग। सिर्फ दानिश का ही जवाब आया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? करवा दूं? चलो सही है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आधा कर लिया। सर अगर बोलो तो एक्सेल पे करवा दूं। रेट कितना था, रेट बताते हो मुझे? रिसीट का तो 10% था, आईआरआर कितना था? आईआरआर बताते हो मुझे? प्लीज म्यूट कर दो। अब सही है।
सर क्लियर है? सर क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल, कोई कीड़े? प्लीज बताओ, इस सवाल में कोई अगर इशू है तो मुझसे बात कर लो प्लीज। कोई भी सवाल। चलो अच्छी बात है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग जो है चीते हो गए हो इस चीज में। अच्छा मजे की बात बताऊं, डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यही था। वो अलग बात है हमने दूसरे एंगल से पढ़ा, मगर वो यही था। तो देखते ही देखते हम लोग जो है एक क्लासिफिकेशन कर भी चुके हैं। डेट इन्वेस्टमेंट को हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे वो हम कर भी चुके हैं। आगे बढ़े, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डालते हो। अच्छा सर, सर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा आईआरआर कम होगा, कूपन रेट से कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। याद रखो, जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी ना तो आईआरआर आपका कम होगा। क्योंकि 100 रुपए अगर आप लेट से इन्वेस्ट करते हो, सही है, 100 रुपए पर अगर आपको 10% मिल रहा है, तो 100 रुपए पर 10 रुपए मिल रहे हैं तो 10%। अब 100 रुपए भी आप दे रहे हो और उसके ऊपर 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे रहे हो, तो इफेक्टिवली 105 रुपए पर 10 रुपए मिल रहे हैं। सही है ना? तो 10 को डिवाइड बाई 105 करो तो आईआरआर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हो, 100 रुपए की चीज के आप 102 रुपए दे रहे हो, तो आईआरआर कम होगा आपका। इसी तरीके से आईआरआर कब ज्यादा होगा आपका कूपन रेट से, जब लेट से आपको रिडम्पशन हो रही हो प्रीमियम पे, या आपको डिस्काउंट पे इन्वेस्टमेंट मिल रही हो। तो ये मैंने कुछ वो चीजें बताई हुई हैं जिसके अंदर जो है तुम्हें रट्टा नहीं लगवाना, हमें लॉजिक पता है कि आईआरआर कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ये मैंने कुछ इंस्टेंसेस बता दिए। अब सर प्रीमियम का क्या करेंगे भाई? अगर लेट से आप इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पे खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे। 100 रुपए की चीज 3 रुपए के प्रीमियम पर मिल रही है, तो 103 रुपए के ऊपर आप रिकॉग्नाइज करोगे। सही है ना? तो सर इसी सोच के साथ अब मैं तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूं। मैं चाहूंगा इस सवाल को सॉल्व करो प्लीज। इस सवाल को सॉल्व करो। सर इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है? सर अटेम्प्ट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी। हमें पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अमोर्टाइज कॉस्ट के उसमें क्या करते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश। जल्दी जल्दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओ, फिर उसके बाद एंट्रीज बनाओ, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट बना लो।
अच्छा यार, आराब का मैसेज आया सर, ग्रुप में ऐड कर लें। आराब, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? मुझे मैसेज कर दो तो मैं तुम्हें पर्सनली मैसेज कर दो, मैं तुम्हें ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। सर ये घर से ट्राई करोगे या अभी करवाऊं, क्या बोलते हो, ट्राई करोगे? आराब, मैंने मैसेज किया है। अच्छा सर, ये डिस्कस कर लेते हैं। फेस वैल्यू है 10,000, प्रीमियम 800 रुपए का आप पे कर रहे हो। अच्छा, ये प्रीमियम जो है ना, ये आप पे कर रहे हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 200 रुपए की। कूपन रेट है 12%। टर्म है 4 साल। आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हो, अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई करते हो। आईआरआर जो है 8.9188% है। सही है सर, हमारा वही जो हम करते थे, अमोटाइजेशन स्केड्यूल, एंट्रीज और ये सारी चीजें बनानी है। आओ इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। सर फेस वैल्यू है 10,000, प्रीमियम 800, तो 10,800 ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें पता है, ऐड करते हैं तो हमारा जो स्केड्यूल स्टार्ट होगा वो 11,000 से होगा। सही है ना, क्योंकि हमें 11,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ रही है। सही है, 11,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ रही है हमें। अब सर ये 8.92 कैसे है भाई, ये वो रेट है 8.9, ये सवाल में दिया हुआ है, आईआरआर जो दिया हुआ है। सही है, इट्स एक्चुअली 8.9188%। 8.9188%। ठीक है सर, 4 सालों का स्केड्यूल बना दिया। ओपनिंग था 11,000। सही है ना, क्योंकि 11,000 की हमें पड़ी है। आईआरआर से हमने इंटरेस्ट बुक किया, जो कूपन रेट था 12% का, उससे रिसीट बुक की है और ये क्लोजिंग आ गया। चूंकि सर हमें जो है, तुम देखो हमने प्रीमियम पे लिया है ना, और हमें रिडीम कितने पर होना है, पार वैल्यू पर होना है। तो ऑब्वियसली मेरा आईआरआर जो है वो कम होगा और कूपन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे 11 से 10 पे जाना है। फिर ईयर 2 का ये ओपनिंग हो गया, ये इंटरेस्ट बुक किया, ये पेमेंट बुक करी और ये क्लोजिंग आ गया। और देखते ही देखते ईयर 4 पे तुमने देखा ये 10,000 बच गया। सर एंट्रीज क्या पास होंगी, डे 1 पे फाइनेंशियल एसेट कर दो या इन्वेस्टमेंट्स कर दो, एक ही बात है। मैंने फाइनेंशियल एसेट किया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट कैश क्रेडिट 11,000। फिर ईयर 1 पे कैश डेबिट किया, रिसीट से इंटरेस्ट इनकम बुक की और इन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट को कम कर दिया। इसी तरीके से ईयर 2 के अंदर कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम आईआरआर से क्रेडिट और इन दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली ईयर 3 और ईयर 4 में। अच्छा, ईयर 4 में एक और एंट्री पास होनी चाहिए थी सर, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, रिडीम भी हो रही है ना 10,000 पे। सही है बच्चा, और ये बराबर में मैंने पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। तो क्लियर है, कोई सवाल किसी के दिमाग में, कोई कीड़े, प्लीज कोई भी सवाल। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है कोशिश करेंगे IFRS 9 को हम लोग कंक्लूड करें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। स्टार्ट से क्वेश्चन दिखा दूं, हाँ इसकी मैं स्टार्ट से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सर कल मेरी FR1 की क्लास है, तो कल मैं FR2 नहीं लूंगा। FR2 इंशाल्लाह मैं परसों या जुमे वाले दिन लूंगा। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, वरना हम लोग फिर कंक्लूड करें। चलो जबरदस्त जबरदस्त। चलो चलो फिर मुलाकात होती है। सही है, बड़े दिन बड़ी रातें, खुसूसी दुआओं की दरखास्त है तुम लोगों से। अल्लाह हाफिज।